सवाल है कि दुर्गा पूजा के दौरान हथियार का क्या काम है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर हथियार लहराए जा रहे हैं वो तस्वीरें काफी आपत्तिजनक हैं। कार्यक्रम में राइफल लेकर आखिर ये युवक क्यों आया था? सवाल यह भी है कि क्या युवक का यह हथियार लाइसेंसी था या यह हथियार अवैध था? यह पता लगाना पुलिस का काम है और अब तक युवक की आखिर पहचान क्यों नहीं हुई है? तो पिछले 2-3 दिनों से नवरात्र के दिन हथियार चमकाने का वीडियो कई जगह से वायरल हो रहा है। दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। पहली तस्वीर खगड़िया के परबत्ता की है, जहां गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग का वीडियो कल वायरल हुआ था। इस युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तस्वीर समस्तीपुर की है, जहां चैती दुर्गा पूजा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तमंचे पर डिस्को का यह वीडियो वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान पुलिस का एक जवान भी मौजूद था, लेकिन वो भी तमाशबीन बना रहा। और अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर है, बगहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 10 लाख के गहने लुटेरे लूट कर लेकर चले गए। 6 अपराधियों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। धनहा के तमकुआ बाजार में लूट की यह घटना हुई है। तो बगहा में लुटेरे बदमाश बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं, दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मुन्ना राज जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुन्ना, आपसे जानना चाहेंगे, क्या बगहा में पुलिस का कोई खौफ नहीं? जो लुटेरे सरेआम आते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक ज्वेलरी शॉप को लूट कर चले जाते हैं। निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी बिहार को जोड़ने वाला मुख्य सड़क के किनारे तमकुआ बाजार है और उस बाजार में दिन दहाड़े 6 नकाबपोश अपराधी आते हैं और 2 दुकानों को अगल बगल 2 सगे भाई हैं, दोनों दुकानों में लूट की घटना की वारदात देते हैं और फायरिंग करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। तो दिन दहाड़े मुख्य सड़क के किनारे लूट की इस वारदात के बाद पुलिस की कार्यशैली पर निश्चित तौर पर सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय व्यवसायियों में भी आक्रोश है कि जब दिन दहाड़े दिन में 1 बजे वे सुरक्षित नहीं है तो वे अपनी दुकानों पर आखिर बैठे तो कैसे। लेकिन घटना के बाद पुलिस टीम पहुंची जरूर है, सीसीटीवी आसपास के इलाकों में खंगाले जा रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात के बाद आलिम निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल जरूर उठा है। जी मुन्ना, हम जानना चाहेंगे, जहां पर यह लूट की घटना हुई है वहां से पुलिस की जो चौकी होती है या पुलिस जहां पर रहती है वो कितनी दूरी पर है? तमकुआ बाजार से धनहा थाना पड़ता है। धनहा थाना की दूरी करीब 8 किलोमीटर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्य सड़क के किनारे यह तमकुआ बाजार है, गांव का छोटा सा बाजार है और यहाँ अक्सर भीड़ भाड़ हुआ करता था। इस इलाके में वहां अपराधी पहुंचते हैं और लूट की घटना को वारदात देते हैं। हालांकि पुलिस का तर्क है कि ठीक उसके सीमा से करीब 2 किलोमीटर सतह यूपी का बॉर्डर होता है। तो अभी पुलिस का जो प्रारंभिक तौर पर जो कार्रवाई चल रही है, यूपी से आशंका जताई जा रही है कि लुटेरों की खेप आई थी और लूट की घटना को वारदात अंजाम देकर चली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब तक पुलिस इस कार्रवाई में ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचती है तब तक यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है और व्यवसायी विशेष तौर पर आक्रोशित हैं कि किस तरह दिन दहाड़े दिन लूट की घटना को वारदात को अंजाम दिया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुन्ना आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर वैशाली के महुआ में अपराधियों ने एक दंपति से सोने की चेन और 8,500 रुपए लूट लिए। विनोद कुमार चौधरी पटना अपनी पत्नी के साथ समस्तीपुर जा रहे थे और इसी दौरान महुआ थाना क्षेत्र के हरपुर बेलवा के पास अपराधी पहुंचे और विनोद चौधरी की गाड़ी की चाबी निकाल ली। इसके बाद पिस्टल दिखाकर सोने की चेन और रुपए लूट लिए। विनोद चौधरी ने महुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पटना से आ रहे थे और वो कौन सी जगह थी, हरपुर बेलवा, उसे 100 मीटर आगे बढ़े होंगे कि पीछे से एक बाइक वाला आया और पिस्टल लगा करके हमारी गाड़ी को बंद कर दिया और मेरी वाइफ का चेन छीन लिया। मेरे पॉकेट में जो भी पैसे रखे हुए थे वो निकाल लिया और तुरंत ताजपुर रोड के दिशा में वो भाग गया। फिर हम थाना पर आ गए। कितना पैसा लेके आप? मेरा 8,500 के तकरीबन पैसा था।
और 2.25 भर का चैन वाइफ। और हमारे साथ प्रफुल्ल जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रफुल्ल, किस तरह से आखिर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और क्या माना जाए, क्या राहगीर भी अब सुरक्षित नहीं है? जी बिल्कुल अरे, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है और इस कदर अपराधी जो हैं वो बेखौफ हो चुके हैं कि आम लोगों को भी वो अपना निशाना बना रहे हैं और राहगीर जो आने जाने वाले लोग हैं, जो अपने घर जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है और उनसे लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। हद तो ये है कि दिन दहाड़े ये घटना जो है वो बिल्कुल दिन दहाड़े घटी है और 2 बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पिस्तौल की नोक पर दंपत्ति को अपना निशाना बनाया। जब वो अपने घर लौट रहे थे बाइक से, ओवरटेक करके रोका गया और पिस्तौल दिखाकर सोने की चेन और 8,500 रुपए लूट कर अपराधी आराम से चलते बने हैं। इस बारे में स्थानीय पुलिस में शिकायत की गई। उसके बाद पुलिस हरकत में आई है, लेकिन अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए हालांकि एसडीपीओ महुआ ने ये दावा किया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो बिल्कुल खाली है और अपराधियों का मनोबल जो है वो 7वें आसमान पे इस जिले में पहुंचा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। सीवान जेल में बंद एक युवक को एनआईए की टीम अपने साथ लेकर गई है। युवक पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सांठगांठ का आरोप है। बड़हरिया थाने में दर्ज एक कांड में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में युवक जेल में बंद था। युवक को एनआईए को सौंपने से पहले जेल प्रशासन ने सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद युवक को फ्लाइट से दिल्ली के रास्ते कश्मीर ले जाया गया। इरफान पर आरोप है कि वो कश्मीर में हुए हथियार सप्लाई के धंधे में संलिप्त है। हथियार जैश ए मोहम्मद संगठन के एक सदस्य को सप्लाई की गई थी। जांच के बाद एनआईए टीम को सीवान के साथ सारण जिले से हथियार सप्लाई के सबूत मिले थे। बताया जा रहा है कि युवक ने कुल 7 पिस्टल कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के सदस्य को 7 लाख में बेचा था और पिछले दिनों हथियार सप्लाई मामले में सारण जिले से भी 4 युवकों की गिरफ्तारी की गई थी और एनआईए ने इसकी जानकारी दी है। सारण से गिरफ्तार युवकों में 2 सगे भाई हैं। हम ना जाने नहीं तू कहाँ रहेला ना रहेला, हम कुछ नहीं जाने। कभी घरे आवत रहलन कि ना? कबो घरे ना। 5-6 साल घरे उनकरा वैला भ गई। उहे एक बार में आई तो हमनी के सुन लेम सा ओकरा पहले हमनी के नहीं समझान सा। मतलब कभी रो जानकारी रह कि हमर बेटा का अपराध करता ना, कुछ हमनी खुद जानता ही नहीं सो। हम जानते ही नहीं। एनआईए के टीम सिवान मंडल कारा में बंद इरफान उर्फ चुन्नू को पकड़कर अपने साथ ले गई है। इरफान पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सांठगांठ का आरोप लगा है। इरफान इसी मंडल कारा में आर्म्स के तहत बंद था। हालांकि उसके परिजन से हमारी बात, उनके परिजन का कहना है कि कई सालों से इरफान घर नहीं आ रहा था और हम लोग उसे घर से निकाल दिए थे। उनका मम्मी का आरोप है, क्या करता है क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो आतंकी संगठन जो है लश्करे उससे सांठगांठ का आरोप है। और कुछ दिन पहले जो छपरा से कुछ गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद कन्फेंशन पे आधार पे इसकी गिरफ्तारी हुई है और कुछ पिस्टल यानी 7 पिस्टल बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन को मुहैया कराने के आरोप है। फिलहाल एनआईए की टीम इस मंडल कारा से उसे अपने साथ ले गई है। अब पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, अब एनआईए की टीम के द्वारा पता चलेगा कि आखिर उस पर क्या क्या आरोप है और कहाँ क्या उसकी संदिग्ध गतिविधि रही है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। गया में बदमाश पहले एक शख्स के घर रंगदारी मांगने आ धमकते हैं और फिर पिटाई शुरू कर देते हैं। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। आखिर क्या था पूरा मामला, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। युवक सीढ़ियों से भाग रहा है। दूसरा युवक उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भाग रहा है। कुछ देर के बाद अन्य लोग भी एक एक कर सीढ़ियों से घर के अंदर घुसने की तैयारी में हैं। कुछ समय बाद ही घर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और घर में घुसे लोग युवक के साथ मारपीट करने लगते हैं। जब पीड़ित व्यक्ति बदमाशों का विरोध करता है तो बदमाश घर के अंदर रखे सामानों को तहस नहस करने लगते हैं और बाद में घर में रखे सामान को उठाकर ले जाते हैं।
साथ साथ पीड़ित को अपने साथ ले जाने का प्रयास करते हैं और मौके पर मौजूद लोग इस घटना को खड़े खड़े देख रहे हैं। लोगों के अंदर बदमाशों का डर इस कदर हावी है कि उनका विरोध कर ही नहीं पा रहे। अपराधियों की यह हरकत गया के कोतवाली थाना स्थित धामी टोले की है। मारपीट की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि पहले तो बदमाश बारी बारी से राजा पंडा नाम के व्यक्ति के घर में घुसते हैं और उसके साथ मारपीट करने लग जाते हैं और बाद में घर में रखे नकदी और सामानों को लूट पाट कर वहां से फरार हो जाते हैं। दिन के समय हुए इस आपराधिक वारदात के बाद से पीड़ित परिजनों में भय साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, पर उनके अंदर बदमाशों का खौफ है जिसकी वजह से वह असहाय दिखाई पड़ रहे हैं। स्थानीय पुलिस वारदात के संबंध में मामला दर्ज कर सीसीटीवी की फुटेज की जांच कर कार्रवाई की बात तो कह रही है, पर दिन दहाड़े हुई इस घटना से अन्य लोग भी दहशत में हैं। पुलिस घटना में शामिल एक भी बदमाश को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे लोगों का खौफ दूर हो सके। स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। और सियासी हलके से इस वक्त एक बड़ी खबर है। सारण से विधान परिषद का चुनाव निर्दलीय जीतने वाले सच्चिदानंद राय ने आज जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात की। सच्चिदानंद राय पहले बीजेपी में थे, लेकिन इस बार चुनाव में उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला, जिसके बाद सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय चुनाव जीता। इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बोचांव उपचुनाव के लिए मतों की गिनती 16 अप्रैल यानी कल होगी। 12 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इस सीट पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यही कारण है कि एनडीए ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। खुद सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोटरों को गोलबंद किया। वहीं तेजस्वी ने भी जमकर पसीना बहाया। अब वोटिंग के बाद मतगणना की बारी है। मुजफ्फरपुर के बोचहा में उपचुनाव 12 तारीख को संपन्न हुआ और अब सबको इंतजार है 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल यानी मतों की गिनती का दिन, यानी जो वोटों की काउंटिंग होगी वह दिन, जिसका इंतजार तमाम पार्टियों के नेता कर रहे हैं, तमाम पार्टियों को है, क्योंकि यह उपचुनाव जो है वह बेहद खास है। और इसको लेकर जो वोटिंग हुई है 59.2% वोटिंग हुई है। 2,90,764 वोटरों में से 59.2% वोटरों ने मतदान किया है। 13 प्रत्याशी मैदान में है। 13 में से 3 प्रत्याशी जो बीजेपी की बेबी कुमारी हो गई, वीआईपी की डॉक्टर गीता कुमारी हो गई, या फिर आरजेडी के अमर पासवान हैं, ये 3 मुख्य रूप से काफ़ी चर्चा में हैं। तो ऐसे में यह भी देखने वाली बात होगी कि आखिर इन तीनों में से या फिर 13 प्रत्याशियों में से किस प्रत्याशियों का भाग्य जो है वह खुलता है। कल यानी 16 अप्रैल को मतों की गिनती होने वाली है। 350 केंद्रों पर वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में चर्चाएं कई तरह की है, कई तमाम नेता तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन तमाम दावों पर कल विराम लग जाएगा। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज पर मतों की गिनती होनी है, वहीं पर वज्रगृह में जो है वह ईवीएम रखा गया है। तो ऐसे में कई तरह की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं को लेकर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रिजल्ट होगा, ये अब कल ही पता चल जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार के उद्योग के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। बेगूसराय के बरौनी में सीएम नीतीश ने पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। इस प्लांट को रिकॉर्ड 11 महीने में तैयार किया गया है। प्लांट को 550 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया है। 60 सेकंड यानी 1 मिनट में 800 बोतल इस प्लांट में तैयार होंगे। और सबसे खास बात यह कि इस प्लांट से रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। करीब 1500 स्थानीय लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। प्लांट में वर्ल्ड क्लास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आज उद्घाटन के मौके पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर नरेश त्रेहान और वरुण बेवरेजेज के चेयरमैन रविकांत जयपुरिया मौजूद थे। फैक्ट्री के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार काफी उत्साहित दिखे। सीएम ने पहले की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जल्द ही बिहार में और फैक्ट्री शुरू होने जा रही है। तो उसकी शुरुआत भी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हम इनको खासकर से बधाई देने आए और बहुत अच्छा काम हुआ। जो कुछ भी इनके साथ हुआ था वो पिछले वर्ष हुआ है फरवरी में,
और उसके बाद जो काम शुरू किया तो इतने कम समय में इन्होंने पूरा का पूरा सब चीज का निर्माण कार्य 4 तरह का शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है और सचमुच बिहार में इस तरह का उद्योग पहली बार स्थापित हुआ है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में।